लास्ट वीडियो में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा कर रहे थे और जैसा कि आपको पता है कि हमने दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ स्टडी कर ली थी, जिसमें कि सबसे पहली थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने शो की थी कि कैसे एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, उसके बाद हमने किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और हमने ये कहा था एक वोलेटाइल सॉल्यूट में एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पर क्या फर्क पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाता है। यानी सॉल्यूट डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्वेंट हमें मिलता है उसका बॉइलिंग पॉइंट अपने प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होता है और उसको हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहा था। एलिवेशन मींस इंक्रीमेंट, दैट इज हिल। अब देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लास्ट वीडियो में हमने इस पॉइंट तक चर्चा की थी कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसका जो डेरिवेशन है वो इस तरह से आया था, जहां पर हमने केएफ को कांस्टेंट कहा था और मोर स्पेसिफिकली केएफ इज आल्सो कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट और boiling point elevation constant. This was all about elevation in boiling point. कुछ इसी तरह से सेम पैटर्न पर हम स्टडी करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहां से नाम से ही पता चल रहा है कि जो वेपर प्रेशर कम हुआ था उसने बॉइलिंग पॉइंट को तो बढ़ा दिया था, वो हमने देखा फ्रीजिंग पॉइंट को कहीं ना कहीं कम कर रहा है। यानी सॉल्यूट अगर हम वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। कैसे? सबसे पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपको बताते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द liquid phase becomes equal to the vapor pressure in solid phase or vapor pressure of solid phase। कोई भी सब्सटेंस है उसका सॉलिड फेज में जो वेपर प्रेशर है अगर वो लिक्विड फेज में वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो हम फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो बेटा इसमें एक बार ध्यान से देखना आपने, मैंने ना एक ग्राफ ड्रॉ किया जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस प्रॉपर्टी स्टडी करते टाइम किया था। Along the x-axis I have taken vapor pressure, along x-axis I have taken temperature and along x-axis y-axis I have taken vapor pressure। x-axis पे temperature, y-axis पे vapor pressure। ओके, अब ये देखो ये लिक्विड सॉल्वेंट का ग्राफ है, यानी अगर हमने टेम्परेचर कम किया, इस साइड मूव करते हैं बैकवर्ड तो लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। अब ये ग्राफ नीचे की तरफ क्यों आ रहा है? इट इज सेल्फ एविडेंट कि टेम्परेचर के कम करने से वेपर प्रेशर घटता है और टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। अब देखो और कम करते गए, अब ये जो यहां तक का जो ग्राफ है दिस वन अप टू दिस पोर्शन लिक्विड सॉल्वेंट को कोरिस्पोंड कर रहा है। उसके बाद फ्रोजन सॉल्वेंट की बारी आ गई, यानी ये वो वेपर प्रेशर है इसके कोरिस्पोंडिंग। वेपर प्रेशर तो इससे ऊपर भी था, इससे नीचे भी है। इस टेम्परेचर पर जाकर के इसे कोरस्पोंडिंग जो टेम्परेचर है उस पर लिक्विड सॉल्वेंट का और फ्रोजन यानी सॉलिड फेज का जो वेपर प्रेशर है दोनों सेम हो गए। हम एक सीधी सी टर्म में या सीधे से शब्दों में ये बोल सकते हैं इस टेम्परेचर पर ये लिक्विड जम जाएगा। क्लियर हुआ? यहां पर ये लिक्विड जम गया। ओके, अब हमने इसी सॉल्वेंट के अंदर एक सोल्यूट ऐड कर दिया जो सोल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल। हम बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं नॉन वोलेटाइल का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब ये सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन बनने से क्या हुआ? इसका वेपर प्रेशर कम होता है, हमने देख लिया। इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ये भी हम देख चुके पिछली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या होता है? अगर मैं और कम करता जाऊं और देखो ये लिक्विड सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था और सॉल्यूशन का देखो इसके नीचे है ये ग्राफ। मींस किसी भी पार्टिकुलर टाइम, मान लिया मैं इस टेम्परेचर पर बात करता हूं, लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, सॉल्यूशन का कम है। ये तो हमने पहले पढ़ भी लिया कि लोअर होता है। अब ये ग्राफ नीचे नीचे चल रहा है। अब ये जो इसका सॉलिड फेज है इस ग्राफ को इस टेम्परेचर पर मेट करता है, दैट इज दिस वन। ओके, हम यहां पर लिखेंगे सपोज
T0F is the freezing point of pure solvent, right? हमने मान लिया कि जो T0F है वो फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, एंड TF is the freezing point of solution. Solution means after addition of non-volatile solute. अब देखिए ग्राफ से क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होगा। ग्राफ से क्लियर है कि T0F is greater than TF. प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है, यानी जो प्योर सॉल्वेंट है वो ज्यादा टेम्परेचर पर सॉलिडिफाई हो रहा है, सॉल्यूशन डालने पर उसके जमने का जो तापमान है वो कम हो गया। दैट इज डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF इज कॉल्ड डिप्रेशन। डिप्रेशन मीन्स कमी इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ गई, फ्रीजिंग पॉइंट कम टेम्परेचर की तरफ मूव कर गया। ओके, और जैसे आपने यहां पे किया था बच्चों, एक्सपेरिमेंटली इट फाउंड दैट it is found that delta TF, जैसे आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा TB से डिनोट किया था, वैसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को आप डेल्टा TF से डिनोट करेंगे। डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। मोलैरिटी किसकी? सॉल्यूट से रेट करेंगे हम। अब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू N। This is equal to KF into N2 divided by W1 by 1000. Again, I am emphasizing, मैं फोकस कर रहा हूँ, मैं जोर दे करके ये बात कह रहा हूँ, जो मोलैरिटी है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सॉल्वेंट हमने W1 यहाँ पे लिया है, पिछली वीडियो में भी हमने सॉल्वेंट का ही लिया था और वहाँ पर हमने सॉल्यूट का भी बात की थी। N2 डिवाइडेड बाय W1 बाय 1000। ओके, W1 को 1000 से केवल तभी डिवाइड करना है अगर सॉल्वेंट का जो मास है वो ग्राम में दिया हो। उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए अगर ये किलोग्राम में दिया है देन देयर इज नो नीड टू डिवाइड बाय 1000। दिस इज इक्वल टू KF into W2 divided by M2 into 1000 divided by W1। अब देखिए, ये देखो, अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों हुई? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि ये डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर। यही हमने डेफिनेशन दी थी। इस N2 की जगह मैंने लिखा W2 मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय स्मॉलर मास। ओके, W1 पहले लिया था, 1000 ऊपर ले गए। अब हमारे पास ये जो है एक डेरिवेशन आ गया जिसको मैं और क्लियरली लिखना चाहूंगा यहाँ पर कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1। ओके, जिस तरह से आपने दिस वाज KB, बॉइलिंग पॉइंट के केस में हम इसको KB लेंगे भाई, ठीक है, और यहां पर हम इसको KF लेंगे। फ्रीजिंग में F लेते हैं, बॉइलिंग में B लो। ओके, जिस तरह से मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था, कौन? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये KF क्या होगा? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अगेन आई एम सेइंग लाइक डेल्टा T लाइक KB, KF इज मोलर। एलिवेशन के केस में एलिवेशन था और KB था। फ्रीजिंग पॉइंट के केस में डिप्रेशन है, होगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपी इज रिलेटेड टू लो टेम्परेचर,
बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट जिस तरह से कभी था उस तरह से क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसको इस मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को केएफ से लिख दिया था, आप उसको प्लीज थोड़ा करेक्ट कर ले, इट इज केबी, ठीक है। और फ्रीजिंग की एफ सिंबल फ्रीजिंग के लिए, बी फॉर बॉइलिंग। ओके, सिंपल, प्लीज करेक्ट कर लेना। अब देखो हम बच्चों फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करते हैं। आपने 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली और अच्छे से पढ़ ली। रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी पढ़ ली, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ ली, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी पढ़ ली। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं। बहुत सारे फिनोमेना आपने देखे होंगे ऑस्मोसिस के, प्रोसेस है ऑस्मोसिस। सबसे पहले इस ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसपीएम। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हिंदी में अगर इसको देखें तो इसको कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है बच्चों, मेम्ब्रेन होती है जिसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वेरी डिफिकल्ट टू सी विद नेक्ड आइज। वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, जैसे ये हमारी स्किन है, इसको भी आप मान सकते हैं। और घरों में आपने देखा होगा रेजिन, किशमिश देखी होगी, अचार देखा होगा, अचार को नमक में डालने के बाद कैसे सिकुड़ जाता है। ऐसे ही अगर रेड ब्लड सेल्स को साल्ट सोल्यूशन में डाल दिया जाए, अप्रोक्सीमेटली 0.9% साल्ट सोल्यूशन में डाल दें तो ये भी डैमेज हो सकती है। ठीक है, एक फिनोमेना होता है जिसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। उससे पहले एसपीएम के बारे में हम पढ़ेंगे। इट्स ए मेम्ब्रेन which allows only solvent molecule to pass through it। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन होती है अपने थ्रू सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को ही पास करने देती है। और यूं कह लीजिए इसके जो होल्स का साइज है वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साइज से मैच करता है, बट नॉट द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती है। ठीक है, थोड़ा सा और हम डेली लाइफ से एग्जांपल जब डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हम इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक बार क्लियर करते हैं। मैं इसके बारे में ज़्यादा जानबूझकर नहीं बता रहा हूँ, वी विल डिस्कस। ओके, अब इस पर मैं आता हूँ। जो मेम्ब्रेन है इट मे बी ऑफ नेचुरल ओरिजिन और इट मे बी ऑफ सिंथेटिक ओरिजिन। जैसे हमने आम के अचार की बात की तो उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको हम नेचुरल मान सकते हैं, सिंथेटिक भी आते हैं जैसे सेल्फिन मेम्ब्रेन है। ओके, ठीक है, हम इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जहाँ हमारा जो पर्पज है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझने का है, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, आपने इसको देखना है। ठीक है, ये हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक, इसके एक साइड हम सॉल्वेंट ले रहे हैं, राइट, और बीच में हमने इसके मेम्ब्रेन लगा दी, एसपीएम। ठीक, मेम्ब्रेन लगा दी हमने इसमें बीच में। इधर हमने ले लिया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है, सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। इधर हमने ले लिया सॉल्वेंट। ओके, डोंट वरी, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, क्योंकि अब जो हमारा फोकस है इसको ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने का है। ठीक है, अब देखिए ये जो इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है बच्चों, इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है,
आपने समझ लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है, ये नीचे की तरफ। ओके, अब इस जो मेम्ब्रेन है इसकी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, इधर से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है इसके थ्रू पास हो सकते हैं। ओके, बट उधर से सॉल्यूट के पार्टिकल इसके थ्रू इधर नहीं आ सकते। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब आपने दोनों का जो लेवल शुरू में अगर सेम लिया था, तो आफ्टर सम टाइम व्हेन यू विल अलाउ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट और व्हेन यू विल ब्रिंग दिस इन एक्शन, तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है, अगर आपने यहाँ पर P एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा है तो P प्लस पाई इधर हो जाएगा। यहाँ का जो लेवल है यहाँ के लेवल से कम हो जाए, यहाँ लेवल ज्यादा हो, क्यों? यहाँ से सोलवेंट मॉलिक्यूल इधर मूव कर गए और सोलवेंट के मॉलिक्यूल जो ऊपर प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप हुआ, दिस इज कॉल्ड दिस वी विल रेट टू ऑस्मोटिक प्रेशर। उससे पहले आप लिखिए ऑस्मोसिस, द प्रोसेस of movement of solvent particles through semi-permeable membrane is called osmosis। सब समझ में आएगा आपके। ऐसी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ में हम बात करते हैं, सब डिस्कस करेंगे हम। ऑस्मोसिस पहले देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मैंने सिंपलेस्ट वर्ड में लिखा है, हालांकि इसकी डेफिनेशन को हम दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं। ये ऑस्मोसिस हुई बच्चों, ठीक है। अब यहां से ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इधर मूव कर रहे थे, इधर प्रेशर एक्स्ट्रा डेवलप हो रहा था। अब इस एक्स्ट्रा प्रेशर, एक सिचुएशन आएगी जब इक्विलिब्रियम भी आएगा, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, इक्विलिब्रियम आ गया और हम इधर से कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? जस्ट टू स्टॉप दिस प्रोसेस। अगर इधर से हम एक्स्ट्रा प्रेशर थ्रू पिस्टन अप्लाई कर दें, हमने यहां से एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया, थोड़ा किया, इधर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फिर भी आ रहे हैं, और किया फिर भी आ रहे हैं, थोड़ा सा और किया, थोड़ा सा और किया। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल राइट साइड से लेफ्ट को आना बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे? क्योंकि हम इधर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। वो प्रेशर जो हमें रिक्वायर्ड होता है जस्ट टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लिख लीजिए आप ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर, द प्रेशर रिक्वायर्ड to stop the process of osmosis is called osmotic pressure। वो प्रेशर जो हमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ओके, अब एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट पाई, this is directly proportional to concentration of the solution, pi directly proportional to temperature, this is equation 1, this is equation 2, or pi is equal to RCT और pi is equal to CRT, where R C is concentration, T is temperature, दोनों पे डिपेंड करता है, दोनों को कंबाइन किया एक सिंगल इक्वेशन में, where R is a constant called gas constant, pi is equal to CRT। ओके, अब देखिए, बस थोड़ा सा 2 मिनट का टॉपिक है ये। हमने लिखा पाई इज इक्वल टू N2 बाई V। यहाँ कंसंट्रेशन हम मोलैरिटी ले रहे हैं RDT। व्हाट इज N? N2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और आपको पता है ये ऑस्मोटिक प्रेशर था, ये नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है सोल्यूट के। देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, पाई इज इक्वल टू W2 by M2 into R into T into V। बच्चों मैंने ये मोलैरिटी डिफाइन की एक तरह से, कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर 1000 ml या पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, N2 by V, W2 by M2, N2 की जगह ले लिया, V वैसा ही RT। तो यूजिंग दिस वी कैन कैलकुलेट एनी पैरामीटर
provided rest of the parameters are given to us. So ये हमने ऑस्मोटिक प्रेशर की बात की. ऑस्मोटिक प्रेशर की एप्लीकेशंस बहुत हैं, सॉरी ऑस्मोसिस प्रोसेस की, और यू कैन से इस फिनोमिना के थ्रू हम काफ़ी कुछ समझेंगे. अभी तो जस्ट मैंने ये बताया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. हमने कहा ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई, सॉल्वेंट को अलाउ कर दिया, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल को नहीं. एक एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप हो जाएगा, उसको रोकना है. वो प्रेशर जो हमें चाहिए ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. इसको हमने पाई से डिनोट किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया, साइन हटाया, CRCT या CRT. C is the concentration in moles per liter, N2 by V RT, W2 by N2 R into T by V. Okay, so rest we will discuss in next video. Thank you.